हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड का जो 2020 का पेपर है, जिसका कोड है 801 MA, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ मेरे दोस्तों, जो शुरू शुरू में एक एक और दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पेपर से आप लोग के बोर्ड एग्जाम, इस साल का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें D2 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए, बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन, या मतलब कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके चलो, और ये 1 मार्क का प्रश्न होता है। प्रश्न क्या है, और इसमें 4 है ऑप्शन दिए हुए। प्रश्न तो हमने देख लिया कि इन चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला हम लोग का ऑप्शन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखिए, ये पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये सही है कि नहीं है, तो देखिए ये गलत बात है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते, ये गलत है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। देखिए, अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ही चैप्टर में एक निबंधकार है, अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन सही है। मित्रता निबंध के लेखक, देखिए ये कौन है, राय कृष्ण दास, नहीं, मित्रता भाई फर्स्ट ही चैप्टर है ना आपका, उसके लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे हम चीज़ें देख लेते हैं। कुछ आगे हम लोग का क्या है, चौथा कि गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। गलत है भाई, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, न कि मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इस प्रकार हम लोग का ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर मतलब आपके पेपर में आए तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए इधर कुछ प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट का ही ख प्रश्न है यहाँ पे, क्या है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। सेकंड प्रश्न आप लोग एग्जाम में इसी टाइप का आएगा। ठीक है, कि आपको 4 कृतियाँ दे देगा और उसमें से एक को मतलब आपको लिखना रहेगा, 1 मार्क रहेगा। तो चलिए मैं सबका बता देता हूँ। आवारा मसीहा आप जानते हो, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, वह है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा जो है ना, वो जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। और जीवनी विधा मीन्स आप जानते हो क्या होता है, जैसे जीवनी मीन्स ये जैसे विष्णु प्रभाकर लेखक है या कोई भी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम जीवनी बोलते हैं। और कोई लेखक अगर अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे तो उसे आत्मकथा बोलते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी ने ये आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना की है, इसका मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखा है। तो देखिए, हाँ, ये आवारा मसीहा ने एक बांग्ला लेखक हैं। ठीक है, उनका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, सतचंद चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, सतचंद चट्टोपाध्याय। ठीक है, उन्हीं के जिंदगी पर इन्होंने लिखा है आवारा मसीहा। क्लियर है, और उन्हीं का एक उपन्यास है, सतचंद चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है देवदास। ठीक है, और उसी देवदास, उनके उपन्यास के आधार पर जो शाहरुख खान की फिल्म है ना देवदास, वो बनी हुई है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आई होप ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब देखिए अर्धनारीश्वर देख लेते हैं। देखिए अर्धनारीश्वर को भी विष्णु प्रभाकर जी ही ने लिखा है, लेकिन सिंपल ये मतलब आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, लेकिन जो अर्धनारीश्वर है ना, यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, लेकिन लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी के ही द्वारा। तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगली रचना देख लेते हैं। क्या भूलू किया याद करूँ, भाई आत्मकथा विधा की रचना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, क्या भूलू के याद करूँ और नीर का निर्वाण फिर, 2 रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगी ही आएंगी। ठीक है, और दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की हैं। क्या भूलू के याद करूँ और नीर का निर्माण फिर, दोनों की दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की है, और किसकी हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी की। अब देखिए पंचवटी यहाँ पे आ गया। ठीक है, पंचवटी को देख लेते हैं। देखो जो पंचवटी है, इसको हम लोग देखते हैं। जो पंचवटी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक खंड काव्य है। ठीक है, क्या एक खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित। तो मैंने इन चारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में, इस साल के एग्जाम में इसी में से एक फंस जाए। ठीक है,
चलिए अगला है ग प्रश्न। फर्स्ट का ही ग है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। तो देखिए जो ये यात्रा के पन्ने हैं ना, ये राहुल संकीर्तन द्वारा लिखित यात्रा वृत्त या जिसको आप यात्रा साहित्य विधा की रचना बोलते हो वो है। ठीक है, तो यात्रा का पन्ने यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त की रचना है, या इसको यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हो कि यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। और किसकी? तो राहुल संकीर्तन की। किसकी तो पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में पता नहीं कैसे घुमाकर प्रश्न पूछ दे। ठीक है, ये ग हो गया। ग है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सिंपल, सरस्वती मतलब जो पत्रिका हुई ना, वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखिए इसके संपादक में कई सारे लोग रहे हैं। इसके प्रथम जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास 1980, श्याम सुंदर दास। उसके बाद बहुत सारे और मतलब प्रकाश मतलब कई लोग इसका मतलब शुरू जो फर्स्ट प्रकाशक मतलब इसका प्रकाशक थे ना, वो थे श्याम सुंदर दास। उसके बाद कई लोगों ने इसको मतलब वो उनके बाद किसी और ने, उनके बाद किसी और ने मतलब इसको प्रकाशित किया, मतलब इसका संचालन किया, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सिंपल द्विवेदी युग में। ठीक है, ठलुआ, यहाँ ये घ के बाद अंग प्रश्न है ना कि क्या है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हम लोग का अंग प्रश्न है। वास्तव में ये यार मुझे याद नहीं आ रहा है कि ठलुआ क्लब, इसको आप देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा, मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। ठीक है, ये हम लोग का अंग प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, कहीं खोज लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न का क है कि प्रगतिवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, विशेषताओं का हमें क्या करना, उल्लेख करना है, वही कहने का मतलब लिखना है, और यह 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो देखिए जो प्रगतिवादी कविता है ना, उसकी 2 विशेषताओं में आप लोग लिख दीजिएगा कि मतलब इसमें ना इस मतलब जो प्रगतिवादी युग की कविताएं थी ना, उसमें क्या होता था कि मतलब जो समाज में शोषण था ना, मतलब उसको मतलब उसका उन कविताओं के माध्यम से उसका विरोध जताया जाता था। तो इसका फर्स्ट आप लोग लिख सकते हो कि शोषण का विरोध, शोषण का विरोध, ये लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यथार्थ चित्रण, यथार्थ चित्रण कहने का मतलब कि जैसे जैसे समाज में होता था उस समय के जो मतलब कवि है ना, एकदम सेम टू सेम अपनी कविताओं में उसका एक तरह से चित्रण कर देते थे। चित्रण नहीं मतलब लिख देते थे, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ सेम टू सेम चित्रित हो गया। तो यथार्थ चित्रण भी लिख सकते हैं। तो शोषण का विरोध, यथार्थ चित्रण, और यहाँ क्रांति की भावना भी लिख सकते हैं। इसमें क्रांति की भावना, क्योंकि उसमें इस युग की काफ़ी सारी रचनाओं में देखा गया कि मतलब लोग मतलब काफ़ी क्रांतिकारी रचनाएं किए हुए हैं। क्रांतिकारी कहने का मतलब कि जैसे झांसी की रानी, इस प्रकार की मतलब रचनाएं। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। ओके, रीतिकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल के 2 कवि और रीतिकाल की आप 2 विशेषताएं याद कर लीजिएगा, निश्चित है आप लोग को बोर्ड में 100% फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम चलिए मैं कई ठे बता देता हूँ। केशव बिहारी भूषण, ये सब क्या है, रीतिकाल के कवि है, केशव भूषण बिहारी। और एक एक रचना इनकी, जैसे केशव की आप जानते हो रामचंद्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहारी जी की बिहारी सतसई मात्र इनकी एक रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भूषण जी की शिवराज भूषण। मैंने 3 बता दिया, 3 कवि नाम, तीनों का एक एक रचना का भी नाम बता दिया, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और चलिए इसकी 2 विशेषताएं हम मैं बता देता हूँ। रीतिकाल की 2 विशेषताएं हर साल आप लोग को एग्जाम पूछता है। देखिए रीतिकाल की 2 विशेषताएं सिंपल, रीतिकाल है तो रीति ग्रंथों का निर्माण फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड आप लोग याद रखिएगा आश्रयदाताओं की प्रशंसा 2। ठीक है, फर्स्ट रीति ग्रंथों का निर्माण, सेकेंड आश्रयदाताओं की प्रशंसा, 2 ये याद रखिएगा, आपका इसमें आएगा तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। ओके, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। ये 2 नंबर का है कि 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का शायद है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कि तीसरा जो सप्तक काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन 1959 में हुआ। कई बार ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, और जिसके अध्यक्ष थे या जिसके प्रकाशक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये तीसरा सप्तक काव्य संग्रह, ये तीसरा सप्तक क्या है। तो देखिए ये प्रथम द्वितीय तृतीय ये 3 सप्तक हुए, जिसमें ये तीसरा जो सप्तक है ना, मतलब हर एक सप्तक जो है ना, इसमें क्या हुए कि नई कविता के मतलब जो 7 कवियों का यह एक संग्रह था, जिसमें उनकी सारी रचनाओं का मतलब सारी रचनाओं का एक संग्रह था। ठीक है, 7 कवियों की रचनाओं का क्या था, नई कविता की युग की 7 रचनाओं का संग्रह था, जिसको नाम दिया गया तीसरा सप्तक, और इसका ही प्रकाशन 1959 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा, अज्ञेय जी द्वारा। तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, तो 1959 में, और आय कि किसने किया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग को हो गए कितने
दूसरा प्रश्न भी हो गया, ये तीसरा प्रश्न मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा, बाकी मैं इसमें केवल ये जो आपके शुरू-शुरू के प्रश्न थे, इन्हीं को लेकर मैंने सॉल्व कराने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए, थैंक यू।